अपने तमाम ही सुनने और देखने वालों को एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से बखान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और यकीनन मुंतजिर होंगे कि आज मुलाकात हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि वक्त थोड़ा सा गुजर गया। मगर आपको पता है कि मुलाकात का सिलसिला जो है वो लाजमी है, कुछ हो ना हो मुलाकात होती ज़रूर है। कभी कभी थोड़ा सा आपको ट्रैफिक के मसाइल भी, जैसे हमारे गेस्ट कभी टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, मगर कोशिश यही होती है कि मुलाकात होनी चाहिए और होगी और हो रही है आज भी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला। और आज की मुलाकात भी कुछ शोबिस के हवाले से हमारे बहुत सीनियर हमारे माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर। तो आज मैंने सोचा कि आज उनसे मुलाकात की, जब बहुत अरसे से एक सिलसिला था और आज भी वो अपनी मसरूफियत, बहुत ख़ास मसरूफियत निकाल कर, ख़ास कहते हैं घर में जब शादी हो और बंदा जो है वो वहाँ से कहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। मगर ये मोहब्बत, इनकी मोहब्बत है कि ये मेरी मोहब्बत में आज यहाँ मौजूद हैं, घर की शादी, घर के मसाइल छोड़ कर यहाँ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते जनाब सैयद अजीम अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अजीम भाई, सबसे पहले तो आपका थैंकफुल हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने की। क्योंकि आप माशाल्लाह, वही बात है, आपके घर में शादी का सिलसिला, सारे लोग आना जाना सब कुछ है और आप मेरे साथ यहाँ बैठे हुए, ये बड़ी हिम्मत की बात है वाकई। सर आपकी मोहब्बत को ना नहीं किया जा सकता था, तमाम तर मसरूफियत के बावजूद आपने जिस मोहब्बत से मुझे बुलाया, मैंने कहा ज़रूरी है कि जाके बात की जाए आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हालांकि जब मैंने फ़ोन किया था आपने बताया भी था मुझे कि घर में शादी भी है, तो मैंने हो सकता है आप कहते, मगर आपने कहा चलो ठीक है। तो क्या आजकल ये तो शादी, इसके अलावा क्या आपने क्या आजकल? सर इस साल तो मैंने ब्रेक लिया था, थोड़ा सा मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब 2025 में थोड़ा 2025 में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल मैं एसोसिएटेड हूँ ब्लॉकबस्टर प्लस शौकत सत्तार साहब के साथ, तो उन्हीं के साथ प्रोडक्शन कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। और प्रोडक्शन शौकत सत्तार साहब की है। लास्ट प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, मेरे 2 पैरेलल प्रोजेक्ट साथ चल रहे थे। एक चल रहा था यतीम, और एक चल रहा था सजदा इश्क। एक सादिया अजीज का लिखा हुआ था और एक समीना इजाज का। अच्छा, दोनों बड़े, मतलब वो सजदा इश्क भी बड़ा कामयाब गया, दोनों अपनी जगह, दोनों बहुत कामयाब गए। बहुत मुलाकात अजमेर शोबे के साथ हमारे साथ मौजूद है सैयद अजीम अहमद साहब। अभी बच्चों के हवाले से ये जो कमर्शियल चल रहा था, स्पॉट चल रहा था, तो इस पर ही बात बिल्कुल हम आ जाते हैं कि अजीम भाई ने माशाल्लाह बच्चों के हवाले से 2-3 प्रोजेक्ट किए भी हुए। अब क्या बच्चों के हवाले से, क्योंकि हमारे काम होता नहीं बच्चों वाला, बच्चों के हवाले से कहते हैं यार बच्चों पे स्पॉन्सर नहीं मिलते, हालांकि बच्चों की टॉफी में इतने स्पॉन्सर चल रहे होते, एक टॉफी एक चीज पे इतने स्पॉन्सर चल रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि मेरा लास्ट सीरियल जो था यतीम, वो भी बच्चों पर था। और जो एब्यूज की बात हो रही है बच्चों की, तो हमारा अलमिया ये है कि चाइल्ड जब एब्यूज हो जाता है तो हमारे यहाँ शोर मचता है, तो शोर होने के बाद शोर पड़ता है। जिसपे मैंने एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म, जो ऑन एयर भी हुई थी हमारे निजी चैनल से और यूट्यूब पे ही मौजूद है, ईमैक्स पे, पुकार के नाम से। अच्छा। जिसके पर बड़ी पजीराई हुई थी मेरी, और वो अली मोइन साहब ने लिखा था पुकार को, और नजम शिराज ने उसका गाना कंपोज किया था। जी हाँ, टाइटल किया था, बहुत खूबसूरत किया था। उसमें मैसेज यही था वालिदैन को कि एब्यूज होता क्यों है बच्चा, अगर आप पहले तवज्जो दें तो ये नौबत नहीं आएगी। तो इसमें मैंने एजुकेट करने की कोशिश की थी कि वालिदैन किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों को, मैसेज यही था उसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से उस पर मुझसे काफी सवालात किए गए और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे थे, तो लोग वो प्ले देखते उस तरह नहीं है कि मैसेज क्या मिल रहा है, उससे क्रिटिसाइज करने के लिए प्ले देखते हैं। वो तो आगे है ना, वो असल में क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये ना वो अलग लोग होते हैं, वो कुछ उनका इस काम से गर्जी नहीं होती, सिर्फ लिखना होता है उन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल अबे ये क्या भाई, अबे ये क्या बना, अबे क्या तुम वो नहीं है, फलाना नहीं, बस ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने उस पर एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, साहिल लोधी के शो में मुझसे जब उसने पूछा कि ऐसा अजीम भाई क्यों हुआ, तो मैंने कहा देखो मैंने एक सवाल किया है और सवाल कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है लेकिन सवाल गलत नहीं होता। सवाल दुनिया का मौजूद रहता है। जो जवाब दे रहा है इसके ऊपर वो अपनी समझ के मुताबिक दे रहा है। जो मैंने सवाल किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के साथ ज्यादती होती क्यों है।
सही बात है, ये हकीकत है। अच्छा, मैं क्यों होती, वैसे जहां तक मेरा ख्याल है कि वालिदैन की जो सही उन पर बच्चों पर अगर निगाह ना हो, बच्चे को टाइम ना दे पाए, बच्चों की सही तौर पर उनकी केयर ना करें, तो ये सारे मसाइल जो भी खड़े होते हैं मेरे ख्याल में। जब डिपेंडेंट हो जाती है ना वालिदैन। लेकिन आज की मसरूफ दौर में दोनों वालिदैन को काम करना पड़ता है, मसरूफ लाइफ गुजारते हैं, तो उसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों की तालीम अच्छे से अच्छी हो जाए। बस तालीम पर जोर होता है, खर्चा तालीम पे करते हैं। लेकिन हमारे दौर में अगर आपको याद हो रही तो हम लोग बात करते हैं तालीम और तरबियत की। भाई पहले होता ही नहीं था। तालीम और तरबियत में हमारे दौर में तो मतलब बचपन दौर में शुरू में आज से अगर 30 साल पहले चले जाए, 30 साल पहले कि तालीम और तरबियत, क्योंकि तालीम के साथ तरबियत नहीं हुई तो तालीम किस काम की हो। जी हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब फोकस मुझ समेत हम सब लोग फोकस कर रहे हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़ ले, और उसका ही हम निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि हमारी मजबूरी भी होती है कभी कभी, और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उस डिपेंडेंट होने की वजह से बच्चा निगलेक्ट होता है और वो तरह तरह की बातें सोचता है जो उसके दिमाग में मासूम सवाल होते हैं, तो जवाब नहीं मिल रहे होते, जवाब नहीं मिल रहा होता, तो जवाब वो लेने निकलता है, तो जो जिस तरह समझाता है अपने ध्यान के मुताबिक, उस तरह कहीं आके कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो फिर हमारे लिए हमारे फिक्रिया बन जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की, वाकई बहुत अच्छी बात की, हकीकत ये। मैं आमतौर पर जितने भी हमारे लोग आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं, डायरेक्टर लोग आए जितने, मैं अमूमन मेरा सवाल यही होता था उनसे, यही बच्चों के वाले से, कि यार बच्चों इतने सारे प्रोजेक्ट, ये बन गया, वो हो गया, वो हो गया, मगर बच्चों का कहीं काम नजर नहीं आता। माजी में बच्चों के वाले से मतलब जो होते थे, आपको पता है कि कैसे अच्छे अच्छे और बड़े हिट होते थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और आज जो है वो आपने बताया 2 आगे बनाए तो उस पर भी लोग खड़े हो गए, सवाल उस पर खड़े हो गए। मेरा इरादा था कि बस 13 एपिसोड करूं उसकी, मुख्तलिफ लोकेलिटीज के ऊपर, मुख्तलिफ क्लासेस के लिए, क्योंकि बच्चे तो सबके एक जैसे ही हैं, बच्चा तो बच्चा है, चाहे वो किसी का भी हो, तो उसको। लेकिन 2 करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा रुक गया था। हाँ, हालांकि मुझे पजीराई उस पर इस तरह मिली प्रेस क्लब में कि लोगों ने कहा कि हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी में कंटेंट नहीं है चाइल्ड अब्यूज को पढ़ाने के लिए लोकल, तो आपने जो काम किया है ये तो हमारे लिए निसाब का दर्जा रखता है। अब इसके लिए निसाब कहाँ से ले जा रहे हैं? एग्जैक्टली, होता यही है, बस अब कहाँ से निसाब लेकर आए। हालांकि इसमें मेरे ख्याल, मैं कहता हूँ जहां तक निसाब के आप खुद तौर पर अगर आप जहनी तौर पर देखें तो बहुत सारी चीजें आप खुद बैठ के कर सकते हो उसको। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कुछ है सर। ये निसाब आता कहाँ से? जी हाँ, ये मीडियम जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, मीडिया जिसे कहते हैं आप, इंटरटेनमेंट मीडिया। तो हम जो दौर देखते हुए आए हैं, हमारे दौर में पीटीवी एक ही था, ड्रामे आया करते थे, उस ड्रामों के हम अपनी बेटियों में नाम रखा करते थे, उर्सा, आना, अफशा, शमा। लेकिन आज जब हम ड्रामा देखने के लिए बैठते हैं तो आई एम सॉरी टू से, मैं खुद इसी फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी किसी की दिलदारी करने का मकसद नहीं है, लेकिन मेरी ये थॉट है। लेकिन मैं ऐसा ड्रामा नहीं करना चाहूंगा जिसका नाम सौतेली या मीसनी हो, ठीक है? तो मैं अपनी बच्ची को तो कम से कम कहलवाना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल, मेरी बेटी कौन चाहेगा कि वो अपनी बच्ची को मीसनी कहलवाए, एग्जैक्टली, या सौतेली कहलवाए? बिल्कुल ऐसे हकीकत। तो ये सब झूठी कहलवाए मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं भी बेटी का बाप हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा मेरी बेटियों को इस तरह के। तो हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन जरूरी है। लेकिन जो इस वक्त स्लॉट चेंज हुआ है, पहले 8 बजे ड्रामा सब लोग साथ बैठ के देखा करते थे, अब सब अलग अलग ड्रामा देख रहे हैं बैठ के। रिपीटिशन इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से जो मैसेज है वो नहीं पहुंचता एग्जैक्ट पूरी फैमिली को। पहले ड्रामा सहन में हुआ करता था, सही बात है, आज हम बेडरूम स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। सही बात है, तो बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है कि उसको किस तरह पेश किया जा रहा है। क्योंकि कोई आपका कंटेंट चाय की होटल में बैठ के देख रहा है, उसने एक एपिसोड देखी और उसने जो उससे सीखा वही जाके वो दिमाग में सोचेगा और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, फैंटेसी बन जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कंटेंट का जरूरी है इस तरह का होना कि उसका क्लाइमेक्स एक एपिसोड का में क्लियर हो रहा है या 26 एपिसोड में ले जाया जा सकता है, क्योंकि व्यूअर्स जो है वो बहुत शॉर्ट। बिल्कुल। तो इस सब चीजों को बहुत सोचने की जरूरत है। अभी भी काम हो सकता है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे कभी भी ऑफ द बीट चीज चलती है, पसंद की जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कुछ ना कुछ हम लोग एजुकेट भी करें माशरे को। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर जबान की शाइस्तगी खत्म हो जाए तो माशरे की तामीर रुक जाती है, बात ही खत्म होगी सारी। बिल्कुल। तो अगर आप कंटेंट के अंदर लैंग्वेज को देखें तो जिस तरह का लैंग्वेज आजकल प्रमोट हो रही है, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता इस तरह की लैंग्वेज प्रमोट।
क्योंकि मैं खुद बोलना पसंद नहीं करता। तो मैं किस तरह डिलीवर प्रमोट कैसे करूं ताकि लोग उसको बोल नहीं पाते करते। अच्छा, हमारे मगर इस वक्त जो कंटेंट चल रहा है और कंटेंट में जो स्टोरीज हमारे यहाँ चल रही हैं, आपको पता है कि इस वक्त जैसे आपने खुद अभी कहा कि हमारे यहाँ आजकल जो स्टोरी बेडरूम स्टोरी ज्यादा चल रही है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक स्टोरी हमारे बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है कि बॉस का जो है अपनी सेक्रेटरी अपने ऑफिस में किसी से अफेयर, बेगम शादीशुदा उसके बावजूद एक अफेयर, और ये दो कहानी एक साथ बड़ी, ये बहुत ज्यादा प्रमोट चल रही है हमारे यहाँ। इस पे आप क्या कहते हैं, ये माशरे को क्या सुधारेंगे, ये बिगाड़ेगी? सर देखिए, ये एक फैंटेसी है। ये अभी आपसे पहले बात की थी कंटेंट का ड्यूरेशन कितना बड़ा है। अब अगर इसका क्लाइमेक्स कि इसकी वजूहात क्या बनी, तो उसका सेक्रेटरी के साथ कोई अफेयर हो गया, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजूहात जरूर होंगी, तो उसको भी दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग फोकस कर लेते हैं उस अफेयर को, लेकिन उसकी वजूहात को हम लोग नहीं देख रहे, क्योंकि हम इंटरटेन हो रहे हैं उस अफेयर से। वो जो वहां चल रही, तो मैंने अभी कहा ना, इंटरप्रिटेशन लाजमी है कि डायरेक्टर या राइटर क्या कहना चाह रहा है अपनी कहानी में, उसका मकसद क्या है। मॉरल ऑफ स्टोरी जो है वो क्लियर नहीं होता। रेटिंग की जंग शुरू हुई है, और इसने इतनी रेटिंग ली, इसने इतनी रेटिंग ली। तो इसके अलावा हमारा फर्ज बनता है, पजीराई सबको चाहिए और मिलनी चाहिए। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पजीराई मिलनी चाहिए, रेटिंग भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर अपना काम किस तरह कर रहे हैं उसका भी जरूर देखिए और बताएं जरूर। अगर ये आपने बड़ा अच्छी बात की, अभी हम बैठे बातें कर रहे थे दोनों इस मौजू पे, अगर एट दैट टाइम जिस वक्त वो सीरियल ऑन एयर है उसके बीच में अगर एक नरेशन या उसका एक इंटरव्यू बीच में ले लिया जाए राइटर का और डायरेक्टर के, कहानी में क्या कह रहा है, तो मेरे ख्याल से व्यूअर उससे समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल पहली एपिसोड से लेके 26 एपिसोड तक व्यूअर देखकर खुद समझ रहा है कहानी को। सही बात है। कोई देख रहा है रात को, कोई देख रहा है सुबह 4 बजे, तो हर वक्त इंसान का मूड अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से देखेगा वो, क्योंकि वो फिर जिस मूड से वो उसकी थिंकिंग भी उसी मूड के हिसाब से चल रही है। एग्जैक्टली, वो सोच भी उस हिसाब से रहा है। जी हाँ, वो सब चीजें अपनी प्लान भी उस हिसाब से कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। क्योंकि जब पहले असल में ये सब कुछ, अब ये भी तो अजीम भाई इसलिए हो रहा है कि पहले तो एक पीटीवी था, अब एक नहीं है, और फिर अब वो एक के अलावा अब तो टीवी को देखता भी नहीं ना। अब तो हमारा टीवी जो मोबाइल पे आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, या यूट्यूब पे आ गया, बैठे तो जब जिसका मर्जी है उसने ऑन किया, देख लिया। तो अब ये भी तो मसला है कि अब एक साथ कैसे सब एक साथ देखेंगे ऐसे। बिल्कुल ये भी तो मसाइल हो गए ना अब ये। देखिए, साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूं ना, एक आदमी की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा बड़ा स्क्रीन है सिनेमा, ये है हीरो बेस, और ड्रामा जो है, जो हम पढ़कर आए हैं, जो हम समझते हैं, देखते आए हैं, वो है हीरोइन बेस। बिल्कुल ठीक है, जिसमें खवातीन घर में होती हैं और ज्यादा देखती हैं, तो अपनी मसाइल को देखना चाहती हैं। लेकिन इस तरह ये कंटेंट जो है कभी कभी खवातीन में के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं, और शक का अंसर तो वैसे ही मौजूद है, वो और बढ़ जाता है, घर का माहौल खराब होने लग जाता है। सही बात है। तो इसलिए इस चीज को फोकस करते हुए सोचना चाहिए कंटेंट किस तरह का प्रोड्यूस किया जाए। ये बात तो हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात की वाकई, बड़ी। अच्छा, अब वो बात, अब थोड़ी इसी के साथ साथ ये तो बात हम आगे चली हमारी बिल्कुल एक कहानी। अब खवातीन में शक का अंसर तो कहते अदद अब तक है, ये तो मौजूद है, वो तो वो कहीं छोड़ ही नहीं सकती। बिल्कुल, उसी शक की बुनियाद पर हमारे यहाँ कहानी देखें, बेशुमार कहानी ऐसी है। अच्छा, सब कहानी ये भी देखते हैं कि हमारे सब कहानी तकरीबन एक कहानी जब हिट हो जाए किसी एक उस पर, तो फिर उसके पीछे 25 कहानी वैसी चल रही होती है, मगर सिवाय फेस चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज होता है। शुरू फेस भी कहाँ चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखें तो मॉर्निंग शो के अंदर वही कार्स बैठी हुई है प्रमोशन के लिए, उसके बाद आपका जब प्ले चल रहा होता है कमर्शियल आ रहे होते हैं, तो वही ब्रांड एम्बेसडर वही उस कमर्शियल में नजर आ रहे हैं। हर आर्टिस्ट अगर अपना काम प्रॉपर करने लगे, देखिए आर्ट और क्राफ्ट में फर्क है, बहुत फर्क है। अगर आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे शमा की, आपको मैंने रिकॉल किया तो आपके दिमाग में गजाला कैफी जाग गई, वो बिल्कुल। इसी तरह अगर मैं आज आपसे कहूँ ना कि इस वाले प्ले में कौन कास्ट नहीं, तो आप शायद हीरोइन को रिकॉग्नाइज ना कर सकते, क्योंकि आप ये तो कह सकते हो सकता है वो उस कमर्शियल में आती हैं, लेकिन आप नाम से शायद ना जानते। तो ये आर्ट जो है उसकी लाइफ है और क्राफ्ट की लाइफ नहीं है। थोड़ी देर के लिए पजीराई तो मिल जाएगी, लेकिन वो जिंदा कैसे रहेंगे। अगर हम लोग भी सर्वाइवल की जाएंगे तो हमारी इंटेंशंस क्या होती हैं, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा, मैं फाइन आर्टिस्ट भी हूँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कराची स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स में किया था। तो इन सब चीजों को मैं देखता इस तरह हूँ कि मैं आर्ट समझ के करता हूँ। अगर मेरे काम अगर आपने देखे हो तो मैं एक्सक्लूसिव काम करता हूँ, ठीक है। मैंने ओकेजन से बहुत ज्यादा काम किए, मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ, तो इसलिए मुल्क को हमेशा अच्छा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव पहलू पे काम करना चाहता हूँ।
तो इस तरह की चीजें करता रहा हूँ। जो मैंने एक प्ले किया था मैं के एक गाँव हूँ, 14 अगस्त पे 3 एपिसोड का वो मिनी सीरियल कह सकते हैं आप। तो उसके अंदर जो मैंने दिखाया था कि पाकिस्तान को हासिल करने की वजूहात क्या थी और किन किन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान, एक छोटे से मिनी सीरियल ने बताने की कोशिश की, बड़ी मेहनत की उसके अंदर और बताने की कोशिश करी। तो अभी उन्हीं सब चीजों को दोहराने की जरूरत है। इस वक्त जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, तो इस वक्त जरूरत है कि हम सबको एक होने के लिए इस तरह की चीजें करें, कोई काम करें। एंटरटेनमेंट तो बहरहाल चलती रहेगी, वो तो जिंदगी के साथ इंडस्ट्रीज भी चलती रहेंगी, और इंसान पैदा ही हुआ खाने और कमाने के लिए, कमाता रहेगा खाता रहेगा। लेकिन जो फराइज हमारे ऊपर हैं, जो जरूरी समझते हैं हम, तो उनको फर्ज समझ के उसको बेहतर तरीके से। बहुत अच्छी बात की अजीम भाई ने, बहुत अच्छी बात की। मुलाकात अजमल शोबी के साथ एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आते कुछ यकीन हमारा प्रोग्राम जो आप सुनते तो हैं एफएम रेडियो पर, कराची स्टेशन से आप इस वक्त हमारे साथ होते हैं। मौत के साथ साथ हमारे प्रोग्राम को आप यूट्यूब एफएम के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स हमारे पास है, मोहसिन खान के कमेंट से जनाब वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आमिर इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, कभी कभी सैटरडे को देखते हैं, कभी कभी रात को, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर इकबाल कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से, आपको खुशामदीद। उसके अलावा मानचेस्टर से यूके से हमें जनाब उमर रियाज साहब हमें देखते हैं माशाल्लाह, और कहते हैं सलाम शोबी भाई एंड गेस्ट जी, और गेस्ट को भी सलाम का। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद फिर शकील अहमद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं सैयद अजीम अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शकील अंसारी और से हाजिर होने का शुक्रिया, आपकी जनाब मसरूफियात से मुलाकात में हाजिर होने का शुक्रिया। उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी। और रेडियो FM 100 ने जिंदा रखा है, रेडियो का FM 100 ने जिंदा रखा, वगरना VCR के दौर में रेडियो कबाड़ में चला गया था, और अब हम रेडियो को देख भी सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और उसके बाद फिर स्टूडियो साउंड में सुन भी सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब तो आपको तो रेडियो रहा नहीं अब तो। और उसके बाद फिर अलीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया माशाल्लाह, बहुत खूब। जनाब शोबी साहब बहुत शुक्रिया, अलीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जरीन सत्तान ने भी ज्वाइन किया और कहते हैं सलाम एंड वेलकम गेस्ट जी, थैंक यू। और उसके बाद फिर जनाब सरफराज आब्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान शोबी भाई एंड अजीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहें जी। अजीम भाई की गुफ्तगू बहुत ही उम्दा है, और आई एम रिटायर्ड एंड वांट टू परफॉर्म इन ड्रामा प्ले, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद शम्स रज़ा ने में ज्वाइन किया इंडिया से, ये हमें इंडिया से देखते हैं, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबे भाई। वालेकुम अस्सलाम शम्स, कैसे अब? ठीक है, खुश आमदीद। और उसको कहते हैं गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इंडिया से हमें देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और बात निकली अब, देखे कहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद जरीन सतार कहती टॉपिक हार्ट टचिंग चिल्ड्रन ऑल इनोसेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा, बच्चों का टॉपिक वैसे भी जब होता है तो हमारे अक्सर लोग उसको ज्यादा, क्योंकि बच्चों की बात हमारे होती नहीं है, हमारे बच्चों की बात आ जाए ना तो सारे फिर वो सब सिलसिले खत्म हो जाते हैं। अब वैसे बच्चों के कहते हैं कि आम तो मैंने सुना जी बच्चों के प्रोग्रामों में यार स्पॉन्सर नहीं मिलते, यार स्पॉन्सर नहीं होते, बच्चों में स्पॉन्सर नहीं होते, पता नहीं क्या वजह, नहीं समझ नहीं आता। हालांकि बच्चों के स्पॉन्सर तो बेपनाह होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा सीरियल यतीम मेरे ख्याल से 4 मरतबा रिपीट टेलीकास्ट हो चुका है, स्पॉन्सर उस पर बेतहाशा थे, और उसमें हालांकि बगैर स्पॉन्सर के रिपीट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, कभी नहीं हो सकता। सेलिंग पॉइंट उसमें जो थी वो सना थी, नुमान मसूद थे, साइमा कुरैशी थी, लेकिन जो बच्चों ने काम किया, एक बच्ची तो उसमें से मरियम थी जिसने पहली मरतबा काम किया और उसको बहुत पजीराई मिली, बहुत खूबसूरत काम किया उसने, और मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ काम करके। अच्छा, बच्चों के साथ काम करके बड़ा एंजॉय भी करते होंगे आप तो? सर, सबसे बड़ी चीज के डायरेक्टर को जिंदा कर देते हैं बच्चे, हमको वापस बचपन में ले गए और हमको उनकी तरह सोच कर उस तरह बताना कि बेटा ऐसे करना है, तो बहुत कोऑपरेट किया, उनके माँ बाप ने बहुत कोऑपरेट किया और बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे मैंने एंजॉय किया उस सीरियल को। तो कौन मरियम के अलावा कौन कौन से बच्चे थे? उसमें हुरैन फातिमा थी। अच्छा। हुरैन काफी प्लेस कर चुकी है, जैसे बंदिश किया उसने, हॉरर प्ले जो आए थे एयरवाइव पे, और उसके बाद वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, अभी से बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ी होकर वो यकीनन एक अच्छी हीरोइन साबित होगी। और लेकिन ये बच्ची मरियम, इसने तो बहुत शानदार काम किया, पहला अटेम्प्ट था लेकिन बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड, एग्जैक्टली, गॉड गिफ्टेड बच्चों में कहते हैं, कहता है
है कि वो बड़ी बुरी मिसालें के पूत के पाँव पालने में नजर आ रहे। एग्जैक्टली। तो वही सर बच्चे ना पानी की तरह होते हैं, जिस तरह के बर्तन में डालेंगे आप उस तरह के सांचे में चल जाएंगे वो। तो इसलिए मैं अब कह रहा हूँ, बच्चों की बात हो रही है तो मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों को फोकस करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों की सुने और उनको आंसर जरूर करें। वरना जो बच्चा आपके सामने हाइपर हो जाता है तो हम उसको हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं तो बहलाने के लिए आजकल, लेकिन वो बहुत सही नहीं है, इससे बच्चा हाइपर होता है। चॉकलेट बहुत ज्यादा बच्चे को हाइपर कर देती है, हम बहलाने के लिए चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन बच्चे को अगर आप आंसर करेंगे ना तो बच्चा बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर लेता है। अच्छा, हमारे पता ये तो हमारे नजरा से बच्चे ने कुछ बहुत ज्यादा, अगर बच्चे ने सवाल कर दिया तो कुछ बंदा कुछ ही बड़ा कुछ अपने काम में लगा हुआ, कुछ ही मोबाइल दे दिया, बेटा ये लो देख लो अब जाके तुम जॉब कर लो या कोई यार अभी मैं काम करो छोड़ो बेरन दो, तो वो बच्चा फिर राजी बात है, बच्चे के जहन में एक चीज अगर कहीं खलबली मचा रही है तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढेगा उसको ना। एग्जैक्टली, मैंने इसी आपसे पहले कहा था सवाल बिल्कुल सही होता है, जवाब सबसे ज्यादा गलत हो सकता है, तो इसलिए बच्चे को आंसर करके सही जवाब दें, क्योंकि आपका जवाब बच्चे की सारी जिंदगी वो जरूरी रहेगा कि उस मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा ने जवाब क्या दिया था मेरे इस सवाल का, सही बात उसी तरह वो सीख जाएगा। तो वही बात वो जहन में अगर वो बात है कि घर में ड्राइवर है तो वो ड्राइवर से पूछ रहा होगा, वही सवाल करेगा, बिल्कुल ऐसे। वही बात अगर कोई और मेड है उससे सवाल करेगा वो, बिल्कुल तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो अपनी बात को लेकर जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो परेशान तो रहेगा वो। शोभे, आपके प्रोग्राम की तरफ से एक मैसेज और दूंगा बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए कि हमारे बच्चे आजकल कहते हैं गूगल से पूछ लो, ठीक है। अब गूगल को यूज करने के लिए जो पहला आंसर आएगा उसको वो ऑथेंटिक समझ लेते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा देखा गया इसलिए पहले नंबर पर है। उसके नीचे 2-3 ऑप्शन और हैं, उनको भी कंसीडर करें ताकि उनके उसके बाद किसी अपने नतीजे पहुंच सकें, कॉपी पेस्ट ना करें, समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात की हकीकत में। अच्छा, आमतौर पर यही होता है, बहुत अच्छी बात की आपने कि आमतौर पर सबसे ऊपर जो आंसर आएगा ना किसी बात का, तो वो क्योंकि वो सबसे ऊपर इसलिए टॉप लिस्टेड के वो सबसे ज्यादा वही देखा गया, बिल्कुल इसलिए टॉप लिस्टेड आ गया। और लोग कहते हैं यार ये देखो ना ये ज्यादा ये सही है, बस यही सही है, बिल्कुल ये सही है, ये हकीकत है ये। इसीलिए मैं अक्सर एक प्रोग्राम में सुना था, बहुत अच्छे वो स्कॉलर हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में फर्क है। तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। आजकल हम इन्फॉर्मेशन लेकर समझते हैं नॉलेजेबल हो गए, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन बिल्कुल लीजिए, टूल के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इंफॉर्मेशन से किसी अपने नतीजे पे पहुंचिए, रिसर्च कीजिए, समझिए उस चीज को। सही बात हकीकत है। मगर हम जो असल में हमारे पहले तो आपको पता है कि हम बचपन में ही होता था, हम किताबें पढ़ते थे। अब किताब कल्चर हमारे रहा नहीं, किताबें पढ़ने वो फिर वो जनरल नॉलेज की किताबें होती थी, वो कई किसी वो उसके लिए करना है तो वो पूरी इतने सवालों जवाब पे इतनी किताबें लेकर आते थे, पढ़ रहे होते, बैठ के पढ़ रहे होते, याद कर रहे होते, तो सब चीजें। अब आज ऐसा ही नहीं, आज तो हम वो बस वो कहते कुछ भी किताब किसी को तो कहता है यार छोड़, इसका दौर कहाँ है, गूगल है ना, गूगल है ना, गूगल है ना। सर हमारी कैम्ब्रिज सिस्टम जो है ना स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, हालांकि कैम्ब्रिज सिस्टम की अगर आप तारीख देखिए तो कैम्ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो उम्र में बड़े हो गए थे और क्लास में बैठते हुए बच्चों के साथ शर्मिंदगी महसूस करते थे। शॉर्ट आंसर्स एक सिस्टम लाया गया था और ताकि वो भी डिग्री हासिल कर सकें और फाल हो सकें माशरे में। मगर अब वो सिस्टम कहाँ चला गया? अब स्टेटस बन गया है कि हमारे बच्चे ओ लेवल्स कर रहे हैं, ए लेवल्स कर रहे हैं, कैम्ब्रिज में है। हाँ, कैम्ब्रिज में हकीकत है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया बरफत रफीक जानी ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है हम। और सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बस दुआ में याद रखिएगा आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, और आप सबकी दुआओं से सब कुछ है, सब कुछ है। और हमारे साथ मौजूद है जनाब अजीम अहमद साहब। अच्छा अजीम भाई, ये तो है कि ये इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ था, कब हुआ था, कब? माशाल्लाह काम तो बहुत सारा किया आपने सर, और कभी लड़सा भी हो गया। जी हाँ, जी हाँ सर, मैंने एक प्ले प्रोड्यूस किया था मेरे बड़े भाई ने, सैयद नदीम अहमद साहब ने, शौक में, जिसके डायरेक्टर थे कासिम जलाली साहब और तहरीर थी खान आसिफ साहब की। क्या बात है, तो उसमें बड़े लोग थे। जी हाँ, उसमें डेब्यू किया था जबीरिया जलील ने। क्या बात है, 90 में पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी 92 में NTM पे वो प्ले नशर हुआ था। तो उस वक्त हम स्कूल में थे, तो हमने दादा को देखा, जलाली साहब को, और उस माहौल को देखा, इंटरेस्ट तो कहीं था। तो उसको देख के हमें शौक हुआ
और हमने तालीम के साथ साथ अपने इस शौक को पूरा करने के लिए पहले कोशिश की, जैसे हर एक का होता है कि एक्टिंग का शौक होता है। उसके बाद समझ में आया कि नहीं, एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। तो बस वहाँ से शौक पैदा हुआ, लीडर होता है ना तो भाई। जी हाँ, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ। फिर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि वालिदा ने कहा मास्टर्स ज़रूरी है, उसके बाद जो दिल चाहे कर लेना। तो मास्टर्स करने के बाद मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया, और मैंने 4 साल का फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया, और समझा कि कैनवस पे किस तरह कंपोज की जाता है, मैसेज किस तरह डिलीवर किया जाता है। तो फिर 2000 में बड़ा बूम था मीडिया का। अच्छा। नए चैनल आए, तो मैंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया तनवीर जमाल साहब के साथ मिलकर। अच्छा। और वो मैंने सेल किया एयरवाई को। तब से मेरा एयरवाई से वो था दुख दरिया और धूप। अच्छा, ठीक है, सिंह गजल का स्क्रिप्ट था, उसमें भी साथ दिए इमाम अरबाज खान, तनवीर जमाल साहब, आबिद अली, बहुत सारे बड़े के साथ। मैंने भी एक ड्रामे में काम किया था शुरू में, समझो मोहसिन हसन खान अमर बेल में। अच्छा, अमर बेल में वो मोहसिन हसन खान और तलत इकबाल भी अल्लाह वो भी थे, मोहसिन हसन खान, राबिया जलील और सब। और ये बरकत भी इसमें बहुत अच्छा दौर था, और फरीद। जी हाँ, जी बिल्कुल सही, ये सारे शुरू का दौर, जब शुरू का दौर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही। तो उस वक्त मैंने भी उनके साथ किया था, तनवीर ने मुझे लिया था उसमें। हाँ। स्टार्ट ही था समझो 2000 में, शायद 1-2 की बात है शायद, ऐसी है। जी हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल सही। बड़ा जबरदस्त रहा वो। तो वो अच्छा, तो ये सिलसिला रहा आपका फिर वो। तो इस तरह इसमें हम आ गए, फिर एयरवाई से वाबस्ता हो गए। बड़ी मोहब्बत मिली एयरवाई से, हाजी अब्दुल रऊफ साहब का बड़ा मोहब्बत रही हमारे साथ। उनको मैंने वो सेल किया था प्रोजेक्ट। अच्छा। तब से उनसे एयरवाई से वाबस्ता हो गया। फिर मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर और मैं अपना शौक पूरा करने के लिए, मैं PTCL में जॉब कर रहा था, एज ए डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग था मैं उस वक्त। तो मैंने लेकिन वो रिजाइन किया क्योंकि मेरा पैशन आर्ट्स था। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि अब अपना कैनवस शिफ्ट किया जाए स्क्रीन की शक्ल में, और मैं ड्रामा प्रोडक्शन में आ गया, और एज ए हेड प्रोडक्शन कंट्रोलर मैंने एयरवाई ज्वाइन किया 2000 में। क्या बात है, जबरदस्त। तो फाइन आर्ट में जब आपने अपने कैनवस पे आप काम करे थे, उस वक्त आपने कैसे अपनी चीजों को किया सामने? पहला तो, और ये बड़ा बारिशी के इससे ज्यादा खतरनाक तो वो काम है, कैनवस पे चीजों को, अपनी सोच को लाना और बनाना। तो वैसे मैं अपना उस्ताद और मेंटोर जिसे मानता हूँ इकबाल अंसारी साहब को, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि ये काम जिसको आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत आसान है। क्या बात है, वाकई। ठीक है, तो जब मैंने फाइन आर्ट से जो कुछ सीखा ना, मैं बहुत ही शुरू के लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ, बेसिक समझने वाला आदमी हूँ। मैं कहता हूँ बुनियाद अगर स्ट्रांग है ना, तो अपने आप इमारत अच्छी है। वो तो फिर कहते हैं आपको घिसड़ना और घुटने चलना आ गया ना, तो दौड़ तो आप लेंगे बाद में। जी हाँ। तो अभी मैं अक्सर देखता हूँ हमारे पास इंटरव्यूज आते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, मैं नाम नहीं लूंगा, ना बच्चों का ना यूनिवर्सिटी का। वो आते हैं हमसे हमारे पास, वो कहते हैं कि उनके हाथ में कैमरा होता है। हाँ। बड़ा महंगा, जो वालिदैन ने दिला दिया होता है। मैंने किसी से पूछा बेटा ये क्या है? कहने लगे सर ये DSLR है। हाँ। मैंने कहा DSLR क्या मतलब? हाँ, कि DSLR स्टैंड्स फॉर। कहने लगे कि नहीं सर, बस सर ने कहा था ये ले लो। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उस वक्त कि पैसे भी जाया हो रहे हैं और बच्चे को बेसिक का नहीं पता। क्योंकि हम तो डिजिटल में अब आए, हम तो ऑप्टिकल वाले लोग हो रहे हैं, ऑप्टिकल। तो उस तरह काम करते करते यहाँ तक पहुंचे, समझते हैं चीजों को। लेकिन आजकल मेरे बच्चों समय मुझसे कहते हैं अब्बा आपको नहीं पता, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो डिजिटल बच्चा हो गया है। डिजिटल बच्चा हो गया, अब तो कंप्यूटर। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बुनियाद बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक जरूर पता होना चाहिए, फिर आप कुछ भी करें। हाँ, वो तो बहुत बड़ी जरूरी है। वो बुनियाद मजबूत होगी तो जब भी तो कहते बिल्डिंग क्यों कहते बिल्डिंग बनाने के बुनियाद को क्यों मजबूत होना चाहता है, ताकि बुनियाद मजबूत हो, बिल्डिंग मजबूत रहेगी। बिल्कुल जरूरी। अब अगर बुनियाद ही सही नहीं तो वो कब तक रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही, कहीं ना कहीं तो ढा जाएगी। बिल्कुल सही। चलो, बड़ी खूबसूरत सी बात अजीम भाई ने की है, और इसी तरह खूबसूरत सी बातें कुछ और रहेंगी। थोड़ा सा वक्त हमारे पास है अभी, और मगर अभी एक और ब्रेक का वक्त आ चुका है, और इसी तरह बड़ी खूबसूरत बातें अजीम भाई से माशाल्लाह। क्योंकि घर में शादी, किसी भांजे की शादी, भांजे की शादी, और सारा कह रहे सब कुछ किया तरह इनके घर से ही हो रहा है। और भांजे शादी तो लाजिम है, वो सारे मसाइल, उसके बावजूद अजीम भाई आए हमारी मोहब्बत में। मैं यकीन कर बहुत बहुत ज्यादा शुक्र अजीम भाई का, वरना घर के मसाइल से बंदा निकलना बड़ा मुश्किल होता, खासतौर पर शादी वाले घर से। मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, बहुत हमारे प्यारे से दोस्त अजीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। एक मैसेज हमारे पास है मोहम्मद अनवर साहब का, हमें ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शोभी भाई कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छे गेस्ट बुलाते हैं, जज़ाकल्लाह सर।
कोशिश होती है, और ये जितने अच्छे गेस्ट आते हैं सब ये बस अपनी मोहब्बत की वजह से आते हैं, ये जो बस मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं कभी कभी एक फोन करता हूँ कि आपने आना है, तो वो कहते हैं अच्छा यार शोभी भाई आ जाऊंगा यार। ऐसे अजीम भाई को मैंने कहा भाई आपने आना है, तो कहने लगे अच्छा भाई आ रहा हूँ, हालांकि घर में प्रोग्राम उसके बावजूद यहाँ आए। तो ये सिर्फ इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सलामत रखे। और कहते हैं उसके बाद अजीम साहब का एक प्ले शहर होने तक देखा, बहुत ही जबरदस्त प्ले था, और मेरा सलाम दीजिएगा अजीम साहब को, मोहम्मद अनवर साहब को मेरा। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई। और शहर होने तक क्या कैसा प्ले था ये बताया? सर ये 14 अगस्त पे प्ले था। अच्छा। और इसमें ही मैसेज था, और हमने बताया था किस तरह डिसिप्लिन के साथ किसी एक जगह को अगर आप खूबसूरत कर लेंगे तो पूरा मुल्क, पूरा शहर खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। तो आपकी जरूरत है आप सब मिल के इसको खूबसूरत बनाएं। हाँ ये हकीकत है, ये हकीकत है। बाकी कहते हैं कि हम जब अपने अगर घर को अपने घर को अगर बेहतर बना लें, तो इसी तरह सब अपने अपने घर को बेहतर बनाएंगे, मोहल्ला खूबसूरत हो जाएगा। जब मोहल्ला खूबसूरत होगा तो आपका इलाका खूबसूरत होगा, इलाका खूबसूरत हो गया तो आपका मुल्क खूबसूरत होगा। तो ऐसी बात है कि फर्दन कोशिश तो हमें करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम वो बात है, हम खुद तो कोशिश करते ही हैं। हमारे यहाँ मसला है कि हमारे साथ हम अपनी अना में इतने हैं, हम कहते हैं कि इधर नहीं करते, हम कहते यूं यार ये पहले कर ले तो फिर मैं करूंगा, ये पहले कर ले, ये कर ले। वो कहता है कि ये पहले कर ले, वो कहता है ये पहले कर ले। नहीं सर, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें हमेशा अपने घर से, अपने आप से शुरू करनी चाहिए इस्लाह, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चिराग जलता चला जाता है। बिल्कुल हकीकत है, ये तो हकीकत है। अच्छा, ये तो ड्रामों का सिलसिला आपका चलता रहा, इसके साथ साथ कभी आपने कुछ कंटेंट लिखे, प्ले लिखे भी? सर मेरे ज्यादातर प्लेज जो हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट मेरा ही होता है। अच्छा। और वन लाइन मेरी होती है, और मेरा तरीका यही होता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ आइडिया का, उसके बाद फिर कैरेक्टर स्केच बनाता हूँ, फिर राइटर। और मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं इब्ने आस। क्या बात है। तो मेरी उनके साथ पुराना लिखने वाला है। जी हाँ, कदीम बंदा है वो। मेरे मैक्सिमम प्ले अगर आप देखेंगे जो एक्सक्लूसिव प्ले हैं वो इब्ने आस ने ही लिखे हैं। सही बात है। तो वो आप अपना कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो फिर बनाएंगे। जी हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, कॉन्सेप्ट भी आस इतना अच्छा राइटर है, वो मुझे बहुत ज्यादा गाइड करते हैं कि अजीम भाई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारा बेबी है, मैं तो सिर्फ सोचा था। जहन में ये मुझे ये चीज चाहिए, अब इसको तुम जैसे इस बच्चे को बड़ा कैसे करती है, तुम्हारा मसला है। ये बड़ापन है उसका, वो फ्लेक्सिबल इतना है कि वो मेरी कहानी सुन के कुछ ना कुछ बना लेता है उसमें से, और मान जाता है कि हाँ जी भाई ठीक है, इस पे काम करते हैं। नहीं सर, वो बहुत बड़ा लिखारी, बहुत बड़ा लिखारी, कोई शक नहीं। तो भाई डाइजेस्ट में रहा, पूर्व डाइजेस्ट लेके चलता रहा, फिर वो सहाफी बड़ा सीनियर है लिखने का, इंडस में रहा हूँ माशाल्लाह। मतलब उसका अगर कहते हैं पास देखा जाए तो वो यहीं से सर राइटर की सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेशन बड़ी होती है, और इब्ने आस की ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत वसी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम व्यू फाइंडर से देख रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं लोगों को। सही बात है। तो लेकिन इब्ने आस जिस पर्सपेक्टिव में देख रहा है वो बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में, और वो वक्त गुजार कर आए हैं, समझते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वो जिस करेक्टर को लिखते हैं वो उसका मकाल में लिखते हैं। वो फलसफा हर करेक्टर से नहीं बुलवाते। अच्छा राइटर है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत काम किया उसके साथ। हालांकि आमतौर में मैंने देखा है कि जो मुख्तलिफ अगर उसमें देखा जाए प्रोजेक्ट में, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही करें, ऐसा नहीं होता। हर नौकर भी वही फलसफा बोल रहा है जो मालिक बोल रहे हैं, सेम ऐसे चल रहा होता है। जरूरी है एक राइटर्स को भी पता होना चाहिए कि किससे क्या कहलवाना है। और कभी अगर बात हो रही होती है ना, अगर एज की, अगर एज के हिसाब से अगर कोई अपना फलसफा बोल रहा है, समझ में आता है। जिंदगी के नशे व फराज देखें तो आज ये कंक्लूजन पे पहुंचा है। लेकिन एक यंग नौकर फलसफे की बात कर रहा हूँ, तो वो समझ से कभी कभी भागते, उसमें हमें कभी कभी करेक्शन करनी पड़ जाती है ऑन स्पॉट रिकॉर्डिंग के वक्त, या पहले जो डिस्कशन होता है उसके अंदर हम करेक्शन करवा लेते हैं। लेकिन अच्छा काम कर रहे, राइटर अच्छे लिख रहे हैं, बड़े राइटर मसरूफ ज़्यादा हैं, छोटे राइटरों को काम मिल रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के लिए आई है, लेकिन इसको बस इस्तेमाल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज जिसके फॉलोअर ज्यादा है उसको लाके अगर प्ले में खड़ा कर देंगे, जरूरी नहीं कि उसके फॉलोअर उस अलग स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है तो टीवी में भी उसको इतनी पजीराई मिलेगी। अच्छा, ऐसा हुआ भी है? जी हाँ, ये भी मतलब इसकी मिसालें मौजूद हैं। जी हाँ, बस वो नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। सबको अल्लाह मियां कामयाब करे। डिसीजन मेकर्स को ये सोचना चाहिए कि मेरिट के ऊपर सबको चांस दें। और देखिए, मैं अगर ए लिखता हूँ ना, तो जैसा ए मैं लिखता हूँ वैसा आप नहीं लिख सकते। आप ए लिखोगे लेकिन मेरे ऐसा नहीं लिख सकते आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा लिखता हूँ, हो सकता है मुझसे अच्छे लिखने वाले मौजूद हो, लेकिन मुख्तलिफ लोगों को चांस जरूर दें। ये कोई जमानत नहीं है कि एक चीज अगर हिट हो गई तो दूसरी चीज भी उसकी हिट ही होगी।
अब क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं देखी टिकटॉकर या तुम दूसरे ऐसे बहुत सारे मेल फीमेल आए हैं जो मतलब वहां तो बड़े उनके फॉलोवर, जब वो टीवी की तरफ आए तो मैंने देखा एक दो के बाद फिर वो दोबारा नजर नहीं आया। सर मोनोटोनस हो जाती है। हाँ। हालांकि एज ए डायरेक्टर मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरे पास जब नया टैलेंट आता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है एक प्ले में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अगर डायरेक्ट किया है तो अगर उसमें टैलेंट है तो उसको आगे दूसरा कैरेक्टर करने में चांस मिल जाएगा। बिल्कुल मिल लेकिन जाएगा। जो मेरा ही कैरेक्टर जो उसमें पहली दफा मैंने दिखाया वो जाके कहीं और करेगा तो उसको लोग कहेंगे उसके पास मोनोटोनस ज्यादा है, उसमें कहाँ सलाहियत नहीं है। लेकिन डायरेक्टर की इनपुट होनी चाहिए, उसको कैरेक्टर को बनाना चाहिए, आर्टिस्ट से मेहनत करनी चाहिए। हाँ ये तो अल्लाह करे कि हमारे कुछ ऐसे लोग हों, ऐसे लोग कमी है। अच्छा उसके अलावा एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ कुछ अब हमारे यहाँ जो इस वक्त नए लोग चल रहे हैं, हमारे बड़े मतलब हिट हमारे एक्टर्स हैं, अच्छे चेहरे मेल फीमेल दोनों, मगर ड्रामे इस वक्त देखें टीवी स्क्रीन पर देखें तो एक एक चेहरे या एक एक वही मतलब लोगों के साथ 8 बजे भी वही होता है, 9 बजे भी वही होता है, 10 बजे भी वही होता है, मतलब मुख्तलिफ बाहर रेगुलर एक दिन में अगर 4 ड्रामे हैं तो चारों में वही नजर आ रहा होता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर वो अभी आपने पहले तो कहा था कि जिसको जो एक हिट हो गया है तो उसको सब लोग कोशिश करेंगे उसकी स्क्रीन पे भी आ जाए, ये क्राइटेरिया नहीं है। मगर ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि बहुत ज्यादा एक ही बंदा जो है वो अगर मुख्तलिफ उसमें चैनल से आ रहे हैं ड्रामे, मगर टाइम वही है, अब वो सब जगह वही आ रहा है। सर प्रोडक्शन दिन ब दिन महंगी हो रही है क्योंकि चैनल की डिमांड उन्हीं लोगों के लिए आ रही है, तो जब वो लोग टाइम देंगे तो जब क्वालिटी तो कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी ना, जब क्वांटिटी में काम हो रहा होगा तो। अब तो क्वांटिटी चल रही है, क्वालिटी तो है ही नहीं ना हमारे यहाँ। पहले वीटीवी के दौर में एक आर्टिस्ट का नंबर आता था 6 महीने एक साल बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो लेकिन अब तो सब मसरूफ, इतने टाइम भी नहीं है, मशीन बने हुए डायरेक्टर को बोलते हैं कि दिन में 15 सीन रिकॉर्ड कर दो। हालांकि मैं तो नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऑन लाइव बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मेरी कैपेसिटी है मैक्सिमम 8 से 10 सीन बस। अगर मुझसे काम करवाना है तो करवा लीजिए, वरना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज तरीके से मैं मैनेजर नहीं बनना चाहता। मैं डायरेक्टर हूँ तो डायरेक्टर की लिबर्टी लेना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। एक आप इंसान की अपनी डायरेक्शन, अपनी थिंकिंग है कि मुझे यार जो काम कैसे करना है, ताकि वो इंसान की उनका काम अगर प्रोडक्शन किसी की है तो मगर पहचान तो आपकी बन रही है। लास्ट में देखने वाला कहेगा यार डायरेक्टर कौन है, अबे यार हद हो गई है, डायरेक्टर कौन है इसका यार। सर इसी चीज पे भी फिल्म बनी है इंडिया में, ये आपके AK वर्सेस AK, अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो उसमें बताया है कि डायरेक्टर के पीछे भी लाइन लगी होती है, लेकिन वो डायरेक्टर और जो मेन सेलिब्रिटी हैं वो काम नहीं करना चाहते उस पर, लेकिन जब डायरेक्टर का नाम हो गया तो उसको अप्रोच कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो बड़ा अजीब सा, जैसे कहते हैं ना कि चेहरे पे चेहरे हैं यहाँ पे। सिंपल लोग काम कीजिए, अपना अपना काम करें तो अच्छी प्रोडक्ट बिल्कुल बनेगी, और अभी भी बन रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ कुछ बन रहे हैं, कुछ ऐसा, मगर कुछ मैंने देखा कि कुछ जो है वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से बन रहे हैं। कुछ क्वालिटी वाले 2-4 ऐसे निकल आते हैं, उनमें से कुछ ऐसा निकल आता है कि जो चीज़ सामने नजर आती है जो कि हाँ यार वाकई ऐसा है। वरना आमतौर पे तो यही है कि जब भगदड़ मची होती है तो मैं अमूमन, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो फिर मैं वो अपने हिसाब से देख रहा होता हूँ, मैं वो ड्रामे के व्यूअर के हिसाब से नहीं, तो मैं एक प्रोफेशनल के हिसाब से क्या ये बंदा बोल रहा है, इसके जो डायलॉग बोल रहा है, इसके ना बॉडी इसके साथ दे रही है ना इसकी फेस साथ दे रही है, बोल क्या रहा है, हालांकि अच्छा बड़ा वो है, मगर बात है भगदड़ में ना वो एक से दूसरे भागे। सो कॉल्ड हम बाय लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय लैंग्वेज की बात करें तो एक अंग्रेजी है तो दूसरी उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। अब उर्दू का अगर तलफ्फुज अच्छा नहीं है ना तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो मैंने अक्सर कभी कभी टोका है आर्टिस्ट को काम करते, वो कहते हैं सर चेंज कर लीजिए इस वर्ड को, मैं इस तरह बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, राइटर ने जिस तरह लिखा है ना इसकी वजह है, मुझे आपसे नहीं कहलवाना, मुझे स्पेसिफिक नाम लेके बता रहा हूँ कि मुझे आपसे नहीं कहलवाना, मुझे उस कैरेक्टर को बुलवाना है यहाँ पे, तो आपने यही बोलना है। सही बात, जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर में आप मौजूद हो, ये तो वो कैरेक्टर बोल रहा है, बोल रहा हूँ। मैंने एक प्ले किया वालिद ग्रामी नवाब वकार अहमद खान, अच्छा, फादर्स डे पे, और उसके अंदर जो मेरे मेन कास्ट में थे आबिद अली साहब, खालिद जफर साहब और नबील, तीनों एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट। उसमें मुझे इतना मजा आया, शगुफ्ता इजाज भी थी उसमें, सीमी पाशा भी थी, लेकिन उसमें मुझे मजा इतना आया कि खालिद जफर साहब, आबिद अली साहब मरहूम और नबील भाई, तीनों बेहतरीन आर्टिस्ट, और तीनों कोई कंपटीशन क्या था कि सोलो मेरे ही जाएं। और उसके अंदर जो जैसे नवाब वकार अहमद खान आप नाम से समझ सकते हैं, उर्दू बहुत ही जबरदस्त लिखी, इब्न आस का ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, लेकिन वो इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट था, इतनी खूबसूरत उर्दू थी, और उसके अंदर जो तीनों आर्टिस्ट ने अपने अपने जौहर दिखाए हैं और कंपटीशन दिखाया है, मैंने बहुत एंजॉय किया।
बहुत एंजॉय किया मैंने। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छे। सरफराज आदिल साहब ने शोभी भाई अजीम साहब से पूछे 60 years ओल्ड मैन को ड्रामा एक्टिंग में चांस मिल सकता है क्या? सर क्यों नहीं मिल सकता, हम हर किस्म के रोल, हर किस्म के किरदार होते हैं, और अगर आप में टैलेंट है तो बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह जो हो सकेगा करेंगे आपके लिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और नए नए चेहरे चाहिए, नए नए टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैंने अभी इस प्रोग्राम के अंदर कितना बोला, नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अगर आप डिजर्व करते हैं तो बिल्कुल रब्ता कीजिएगा, बिल्कुल काम मिलेगा आपको। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री तो करते करते कभी फिल्म की तरफ सोचा आपने? फिल्म की कभी? अल्टीमेट गोल एक डायरेक्टर का फिल्म होता है, लेकिन फिल्म मेरे दिमाग में कुछ चीजें भी हैं फिल्म के लिए, और मैंने एक फिल्म की थी शाहद नवाज साहब के साथ, चंबेली, एज ए प्रोड्यूसर, इसीलिए की थी ताकि मैं सीख सकूं कि फिल्म की ग्रामर क्या होती है, किस तरह बनती है, तो मैंने वो की और मेरे दिमाग में चीजें हैं, और इंशाल्लाह कोई अच्छा प्रोड्यूसर मौजूद हुआ जिसके साथ में डिस्कस कर सकूं कहानी, तो इंशाल्लाह फिल्म भी करेंगे। अच्छा, फिल्म क्या समझते हैं इस वक्त? फिल्में कुछ हमारे यहाँ माजी में तो कुछ बनती रही हैं, मतलब थोड़ा सा रिवाइव हुआ था, उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा हो गया, सिलसिला क्यों ऐसा? सर देखिए, फिल्मों में मैंने जैसे कहा ना, फिल्म मीडियम है हीरो का, ठीक है। अब हीरो हमारे पास जितने मौजूद हैं इस वक्त, जो छोटे स्क्रीन का, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, टेक्निकली हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं, लेकिन मैं जो समझता हूं, हमारे यहाँ जो फिल्म शूट कर रहे हैं वो कमर्शियल जो शूट करते हैं उसके डीओपी और ड्रामा डायरेक्टर फिल्म शूट कर रहा है, ठीक है। अब ड्रामा डायरेक्टर और कमर्शियल शूट का जो डीओपी है उसकी केमिस्ट्री मैच करना मुश्किल होती है, क्योंकि वो 3 सेकंड के कमर्शियल के अंदर 12 फ्रेम आपको दे रहा है, और ठीक है, स्टोरी बोर्ड 12 फ्रेम का है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो इतना की लाइट, इस तरह की आपको फ्रेम दे सकते हैं कि वो कमर्शियल खूबसूरत बन जाए। लेकिन फिल्म का ग्रैंडर जो है ना, उसको समझने के लिए आपको वो जो घोड़े के साथ आंखों पे लगे हुए होते हैं ना, वो हटाने पड़ेंगे, पर्सपेक्टिव बड़ा करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह फिल्म अच्छी बनेगी। टैलेंट बहुत है, लिखने वाले बहुत हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बहुत हैं, सिर्फ अगर आप चार्ज दें। मैंने एक शो कंपोज किया था, अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन मेरी वो ख्वाहिश है कि वो किसी चैनल से वो शो हो, रियलिटी बेस्ड शो है, जिसके अंदर मैंने उसका जो समअप है वो यही रखा है कि मैं तमाम टैलेंट जो रियलिटी शो में आएगा उसको लेकर फिल्म बनाऊंगा। क्या बात है सर। और उसका ग्रैंड फाइनल जो होगा उस शो का, उस शो के ग्रैंड फाइनल में आपके सामने उस फिल्म के हीरो हीरोइन भी सामने खड़े होंगे, वो वाकई हिट होगी। फिर ये मैं अभी से कह दूं वो हिट, क्योंकि वहां चेहरे भी नहीं होंगे, फिल्म की बात होगी ना। अब हमारे यहाँ जो फिल्म बन भी रही है ना, तो वो दिन भर ड्रामा में इनको देखते हैं, वही ड्रामे की छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पर आ गए सर। अगर हम कट टू कट, क्योंकि फिल्म की स्क्रीन तो एक वाइड स्क्रीन है ना, एक फ्रेम बड़ा फ्रेम है, ये छोटे फ्रेम को बड़े फ्रेम में बड़ा फर्क है। मगर आपकी इजाजत से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमको ना अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी अप्रोच में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी शामिल कर दी है कि हमारा कमर्शियल ही बनता है तो हम डर बेचते हैं। सही बात है, ठीक है। बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, ये वाला दूध पीजिए, ठीक है, ये वाला टायर इस्तेमाल कीजिए, वरना ग्रिप अच्छी नहीं होगी। चलो मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू को फिर आपसे एक मीटिंग और रखेंगे हम इंशाल्लाह, फारिग होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वक्त भी हो चुका है और आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। 4 बज चुके हमारे और सोचा लंबी गुफ्तगू जाएगी, बात आगे निकलेगी, तो इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।